हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ठीक होंगे? ठीक रहिए और घर पर रहिए। आज मैं कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ कराऊंगा। पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। क्या है हमारी भाषा और व्याकरण? सबसे पहला चलता है भाषा, लैंग्वेज। परस्पर भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन या माध्यम है। यानी आपस में हम अपने मन के भाव या विचारों को एक दूसरे के सामने जो प्रकट करते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? वो भाषा है। भाषा का मुख्य आधार ध्वनि एवं संकेत है। भाषा का जो मुख्य आधार है वो ध्वनि एवं संकेत है। आरंभ में मनुष्य की भाषा का रूप सांकेतिक था। यानी शुरुआत में आदि मानव काल से जो मनुष्य की भाषा थी वो सांकेतिक थी। बोलना नहीं जानता था, इशारे से ही अपनी बातें कहता था, कम बोलता था। पर ज्यों ज्यों अभिव्यक्त के साधन विकसित होते गए, त्यों त्यों भाषा का रूप लिखित होता गया। जितने साधन बढ़ते गए तो भाषा का रूप भी लिखित होता गया। अतः भाव एवं विचारों को लिखित व मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हमारे मन के जो भी भाव हैं, विचार हैं, जब हम उनका लिखित रूप करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा। अतः भाव एवं विचारों को लिखित व मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं यहाँ दी, 18 भाषाएं हैं। सिंधी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, तमिल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, मलयालम, मराठी, कश्मीरी, असमी। तो यहाँ हमारी 18 भाषाएं दी गई हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इसके बाद चलते हैं भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के भेद या प्रकार। समय के आधार पर, जैसे समय आता चला गया ऐसे ही भाषा का रूप बदलता चला गया। सबसे पहला आती है मौखिक भाषा। भाषा का मौखिक रूप ही मूल रूप है। भाषा का जो मौखिक रूप है वो ही मूल रूप है। अपने आसपास के परिवेश से बच्चा बिना प्रयास के जो भाषा सीख जाता है वह भाषा का मौखिक रूप है। इसको हम सुनकर ग्रहण करते हैं। यह भाषा का बोलचाल का रूप है। भाषा का यही रूप सबसे अधिक स्वाभाविक और व्यापक होता है। व्यापक यानी बड़ा। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर तथा सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी मौखिक भाषा में हम अपने मन के भाव व विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अर्थात मौखिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब नंबर 2 आता है लिखित भाषा। उच्चरित भाषा की ध्वनियों को, उच्चरित जो उच्चारण की गई, उच्चरित भाषा की ध्वनियों को लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट करने से लिखित भाषा बनती है। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हमें लिखित भाषा सीखनी है तो निरंतर अभ्यास भी करना पड़ेगा और कोशिश भी करनी पड़ेगी। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है जिससे हम अपने भाव और विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं।
भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है वह लिखित भाषा कहलाती है। यानी लिखित भाषा वह माध्यम होता है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव व विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब नंबर 3 आता है सांकेतिक भाषा। संकेत यानी इशारे वाली। जब हम अपनी बात को इशारे से या संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस रुकने का इशारा करता है। देखा होगा आपने, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है और वो गाड़ियों का संचालन करता है। कभी हाथ खड़ा कर देता है, कभी हाथ साइड में फैला देता है, कभी दोनों हाथ नीचे ले आता है। तो ये क्या है, हमारी सांकेतिक भाषा। वो इशारे से बताता है कि आप इधर रुक जाएं, इधर जाएं। अब है स्थान के आधार पर। सबसे पहले थी समय के आधार पर, 3 भाग हुए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब है स्थान के आधार पर। अब प्रत्येक स्थान पर जो है अपनी अपनी बोली भाषा बोली जाती है, रहन सहन सबका अलग है, तो भाषा भी अलग ही होती है। मातृभाषा। बालक अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बालक अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है तो वह बचपन से ही हिंदी भाषा सीख जाता है, इसलिए उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। अर्थात मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संपर्क में वो माँ के ही रहता है जब तक छोटा रहता है। फिर अपने परिवार में आता है, परिवार में देखता है जो जैसी भाषा बोल रहे, फिर मोहल्ले आसपास में देखता है तो वो भी उसी तरह की भाषा बोलना सीख जाता है। ऐसा नहीं होता कि माँ जो है पंजाबी बोल रही है, बच्चा यहाँ रह रहा है यूपी में, कोई वो भी पंजाबी बोलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो आसपास उसके घर परिवार के सदस्य ज़्यादा भाषा बोलेंगे वही भाषा वह सीख जाएगा। नंबर 2, प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, अतः पंजाब की प्रादेशिक भाषा पंजाबी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि सभी प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा बोली जाती है, यानी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार भाषा बोली जाती है। अब नंबर आता है नेक्स्ट 3, राष्ट्रभाषा। क्या आती है राष्ट्रभाषा? किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी जो भाषा एक क्षेत्र निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो अधिकतर लोग भाषा बोलते हैं वही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे किसी राष्ट्र के अधिकांश बहुत अधिक भूभाग पर बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यानी क्या कहा, जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इसके बाद आता है नंबर 5 पर बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा
बोली कहलाती है। किसी अक्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, जैसे भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी आदि। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। भारत में अधिकतर यानी लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद आता है मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जिस भाषा को व्याकरण के नियमों से अनुशासित किया जाता है यानी बांध दिया जाता है। जिस भाषा को व्याकरण के नियमों से अनुशासित किया जाता है या व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है वह मानक भाषा कहलाती है। व्याकरण के नियमों में बद्ध होने के कारण व्याकरण के नियमों में बद्ध होने के कारण बद्ध यानी बंधी हुई होने के कारण भाषा में एक रूपता आती है। भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट तथा भ्रांतिहीन रूप ग्रहण करती है। भ्रांति यानी कोई इसमें संदेह न हो ऐसा रूप ग्रहण कर लेती है। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ इतना ही होगा। इस पाठ को याद करें, पढ़ें, दोहराएं। इसके बाद कल चलेंगे हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। तब तक के लिए